अच्छा क्या कहा आपने? कंटेन्स पोल्यूटेंट्स, कि कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जिनका एडिशन हो रहा है, कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी क्वांटिटीज बढ़ रही हैं। तो पोल्यूटेंट्स को कोट करेंगे तो जवाब मुकम्मल होगा ना व्हाट का। तो जवाब लिखे ना, एयर पोल्यूटेंट्स को देखे ना, तो पार्टिसिपेंट्स दो कैटेगरीज है हमारे पास। आप दो तरीके से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तरफ हमारे पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है। अच्छा कौन से हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स? देखें, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आर दोस पोल्यूटेंट्स which arises directly from their sources, which arises directly from their sources, डायरेक्टली अपने सोर्स से अराइज हो रहे हैं, डायरेक्टली अपने सोर्स से। सोर्सेस लाइक व्हाट? जैसे देखिए आपके सामने एसी चल रहा होगा, सोर्स है। जैसे देखिए बाहर कार पोर्च में देखिए आपकी गाड़ी खड़ी है, जब आप इसको निकालते हैं बाहर, वही सोर्स है। देखिए आपके शहर में कोई फैक्ट्री लगी होगी, इंडस्ट्री लगी होगी, सोर्स है। तो भाई ऐसे पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली अपने सोर्स से इमिट हो, दे अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम देयर सोर्सेस एंड डायरेक्टली pollutes the atmosphere, एंड दरमियान में कोई चीज नहीं है। यानी ये ताकतवर हैं, इनको किसी मदद की जरूरत नहीं है, इनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इनके एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाना ही एटमॉस्फेयर के लिए जहर की तरह साबित होता है। अच्छा भाई, ऐसे पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली अपने किसी सोर्स से आए और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने की वजह बने, तो ऐसे पोल्यूटेंट्स को प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो जनाब कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं लिखे? फॉर एग्जांपल बेशुमार है भाई, किस किस को मैं कोट करूं यहाँ पे? अगर आप लिखना चाहें तो काका ये जो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस है, काका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला लिखें CO2, अरे भाई प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। अगर आप लिखना चाहें तो भाई ये जो कार्बन मोनो ऑक्साइड है, अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो CO प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। अगर आप लिखना चाहें तो भाई ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, स्पेसिफिकली अगर लिखें सल्फर डाइऑक्साइड है, फॉर्मूला लिखना चाहें SO2 प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। अगर आप लिखना चाहें तो काका ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, फॉर्मूला लिखना चाहें तो काका NO छोटा सा X नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अगर आप लिखना चाहें तो जनाब ये जो मीथेन है, फॉर्मूला लिखना चाहें तो जनाब CH4 है, तो जनाब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। अरे भैया आप लिखना चाहें तो ये नाम तो सुना होगा आपने, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड देयर आर मेनी अदर्स। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कहते जनाब ये वो चीजें हैं जो डायरेक्टली अपने किसी सोर्स से जब इमिट होती हैं और एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं और इनकी क्वांटिटीज में इजाफा होता है, और इनकी क्वांटिटीज के इजाफे की वजह से एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन डिस्टर्ब हुई है, उसकी नेचुरल सेटिंग डिस्टर्ब हुई है। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से फिर हमारी सेहत भी मुतासर हुई है, प्लांट्स भी मुतासर हुए हैं, जानवर भी मुतासर हुए हैं, बाकी चीजें भी मुतासर हुई हैं। तो इस सारी की सारी डिस्टर्बेंस का जो नाम है, अरे भाई वो जो नाम हमने दिया हुआ है ना वो एक ही है, और वो क्या है जी? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अच्छा ठीक है, ये वो चीजें हैं। अरे भाई सिर्फ यही चीजें तो नहीं है ना, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स भी मौजूद हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं काका? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स आर दोस एयर पोल्यूटेंट्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी एयर, क्या कहा? व्हिच अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। अच्छा इसका मतलब है कि प्राइमरी ज्यादा नुकसान में है? जी हाँ ऐसा ही है। क्यों भाई? अगर लिखना चाहे पूरा, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये इमिट होने के बाद जब एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो वहां पे जाके मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की वजह भी बनते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में मुख्तलिफ और नए पोल्यूटेंट्स, नई क्रॉस, नई जनरेशन, नई ब्रीड केमिकल्स की बनती है, और वो जो नई जनरेशन केमिकल्स की बनती है उसको बेसिकली हम क्या नाम दे रहे हैं? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल
काका ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड है ना, जो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन की वजह बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो काका ये जो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, जो इसकी फॉर्मेशन की वजह बनते हैं। ये एसिड रेन भी बेसिकली फिर इसकी वजह से होती है। कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन? जनाब, as per WHO, it is about the situations in which the outer atmosphere contains pollutants in such concentrations that remains harmful to the human health, plants, animals, microbes, aquatic life, and to the environment. And these pollutants includes carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, methane, CFCs, nitric acid, sulfuric acid, etc. अब सवाल ये है कि आपने कहा जी कि कॉन्सेंट्रेशंस के अंदर इजाफा पोल्यूटेंट्स का, तो अब यहाँ भी जो मेन सवाल ये बनता है, या ये प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो सवाल ये भी है ना कि ये प्रॉब्लम की, देखें कोई भी मसला होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, हमें तो नहीं हो जाता, कोई ना कोई वजह होती है। तो इस प्रॉब्लम की भी वजह है ना हमारे पास। कॉजेज ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉजेज लिखें या यूं लिखें, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, राइट। एयर पोल्यूशन भी इसी का नाम है, मत वो अलग समझते रहें, एक ही बात है, राइट। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, अच्छा जी, वजह क्या है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कॉज करने में सबसे बड़ा जो हमें कॉज नजर आता है, सबसे जो तगड़ा कॉज हमें नजर आता है, दैट इज नन अदर देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब आप बात कर रहे हैं किस चीज की? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल्स हैं, एक बार यूज हो गए तो हो गए, दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल्स हैं। और नॉन रिन्यूएबल्स में कौन सी चीजें आ रही हैं आपके पास? कोल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है जी? डीजल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है जी? नेचुरल गैस आ रही है, इसमें क्या आ रहा है जी? क्या नाम है? ऑयल आ रहा है। ये चीजें आ रही हैं सारी की सारी इसमें, तो ठीक है, आप लिख रहे हैं कि the fossil fuels are the non-renewable energy resources which includes coal, diesel, natural gas and oil etc. और क्यों हम ये कह रहे हैं कि भाई इनकी वजह से एयर पोल्यूशन हुआ? क्योंकि इनको जब भी किसी जगह पे हम बर्न करेंगे तो they emit what? They emit carbon dioxide. They emit what? They emit sulfur dioxide. They emit what? They emit carbon monoxide. Okay. The burning of fossil fuels results into the emission of carbon dioxide, SO2 and monoxide. That's why we are considering it as a cause to the atmospheric pollution. एक बात हो गई, लेकिन क्या सिर्फ यही बात है? नहीं। अरे भाई फॉसिल फ्यूल्स को देखें ना, तो इन फॉसिल फ्यूल्स को मल्टीपल जगहों पे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि दुनिया सारी का जो एनर्जी सेक्टर है that is heavily depending upon the combustion of fossil fuels? में क्या आपको नहीं पता कि दुनिया सारी का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है that is heavily depending upon the combustion of fossil fuels? आपको नहीं पता कि दुनिया सारी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है that is heavily depending upon the combustion of fossil fuels? क्या आपको नहीं पता कि दुनिया सारी का ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है that is heavily depending upon the combustion of fossil fuels? ओके, आप साथ में आप क्या कनेक्ट कर रहे हैं? साथ में आप ये कह रहे हैं कि जनाब द मेजर द वाइटल सेक्टर्स लाइक एनर्जी, लाइक एग्रीकल्चर, लाइक इंडस्ट्रियल, लाइक ट्रांसपोर्ट हेवीली डिपेंड्स अपॉन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यानी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जो है वो इन तमाम सेक्टर्स के अंदर यूज किस चीज का कर रहा है, इस्तेमाल किस चीज का कर रहा है? फॉसिल फ्यूल्स का। और वाकई में कर रहा है, ग्लोबली कर रहा है। एनर्जी सेक्टर मतलब पावर प्रोडक्शन जो आपकी है, पाकिस्तान को देख लें तो हमारा पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है ऑलमोस्ट क्लोज टू 70% हम अपनी पावर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फर्नेस ऑयल से कर रहे हैं, विच इज फॉसिल फ्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा ये सेक्टर्स भी कंट्रीब्यूटर हैं टुवर्ड्स द एयर पोल्यूशन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं इन सेक्टर्स को किसने एस्टैब्लिश किया हुआ है? हमने किया हुआ है ना खुद से। इनका बेनिफिशियरी कौन है? हम है ना, इंसान खुद है इनका बेनिफिशियरी। बल्कि ये बात यहां तक महदूद नहीं रहती, थोड़ा सा ऑथेंटिकेट करेंगे इसको। मैं बल्कि रेफरेंस यहाँ पे कोट कर रहा हूँ एज पर आईपीसी रेफरेंस कोट कर रहा हूँ, फॉर्म भी लिख रहा हूँ साथ में।
गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एज पर आईपीसीसी। तो दिस एनर्जी सेक्टर, ग्लोबल एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं। सिर्फ एनर्जी सेक्टर को देखें, 35% ग्लोबल इमिशंस जो है ना, ग्लोबल इमिशंस जो है ना, दे आर कंट्रीब्यूटेड, दे आर कमिंग फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर। 35% पोल्यूटेंट्स, इमिशंस मतलब पोल्यूटेंट्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर। इट्स ह्यूज। और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर लिखा हमने ना, एग्रीकल्चर सेक्टर का देखें तो 25%। आज आपके जहन में आया होगा यार 25% एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे है? बात करते हो, परेशान नहीं होना आपने। इंडस्ट्रीज को कोट करें तो 21% इनका। आपके जहन में यार हमने तो हमेशा पढ़ा है कि इंडस्ट्रीज का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ये बंदा क्या कर रहा है, 21% बता रहा है मैं इंडस्ट्रीज का। आपने भी ठीक पढ़ा है, मैं भी ठीक बात कर रहा हूँ। कैसे ठीक बात कर रहा हूँ मैं बात करूंगा, मैं रेफरेंस कोट किया हुआ मैंने। और जो ट्रांसपोर्ट है, 15% आपकी जो इमिशंस हैं कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब आपके जहन में एग्रीकल्चर कैसे, देखें बात सुने, याद रखिएगा। यहाँ पे आईपीसीसी ने जब डाटा को कैटेगराइज किया है तो इन्होंने सेक्टर वाइज कैटेगराइज किया है। तो जब चीजों को सेक्टर वाइज कैटेगराइज किया गया ना, तो भाई जो एग्रोकेमिकल्स के रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रोकेमिकल्स के रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, लाइक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, लाइक हर्बिसाइड इंडस्ट्री है, लाइक फंजीसाइड इंडस्ट्री है। इन इंडस्ट्री से जो इमिशंस आ रही हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कंसिडर की गई है। और सिर्फ यही तो नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ इसी वजह से कंट्रीब्यूट करता है। याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर को रन करने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत हमें होती है वो पानी की जरूरत है। देखिए ना, जब आपकी मशीनें वगैरह नहीं होती थी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी की बात कर रहा हूँ, नहीं होती थी, तो आपका एग्रीकल्चर हिस्टोरिकली, तारीखी एतबार से सिर्फ उधर ही होता था जहां पे पानी अवेलेबल हो। ये तो बाद में आपने कैनाल सिस्टम लेके आए, डैम्स आपने बनाए, तो काका ये जो इरिगेशन सिस्टम्स आपने बनाए, बनाने के ऊपर खपत हुई है ना फॉसल फ्यूल्स की, तो उनका कंट्रीब्यूट और एक्सपेंशन भी आप करते चले जा रहे हैं। तो वो सारा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड है। और एग्रीकल्चर को रन करने के लिए आपकी जो फसलें हैं, फसलों की क्या कहते हैं उसको, अपना बिजाई से लेके कटाई तक जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, कटर्स, इतना कुछ जो हम यूज कर रहे हैं, वो सारा कंट्रीब्यूशन किसके अंदर शामिल है? वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर का कंट्रीब्यूशन है। अब आपके जहन में होगा कि यार इंडस्ट्रीज का काम क्यों है, तो देखें, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, रन करने के लिए मेनली हमें चाहिए एनर्जी, पावर। तो पावर सेक्टर ही आ लिया हुआ पूरा, नंबर 1। तो एक तो वहां से फर्क पड़ गया। और दूसरे नंबर पे कुछ एग्रोकेमिकल्स के रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, उसको आपने एग्रीकल्चर में डाल दिया हुआ है। तो बाकी कुछ इंडस्ट्रीज बच गई, जैसे स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, आपकी जो सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उनका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कंसिडर हुआ। और ट्रांसपोर्ट को देखें, ट्रांसपोर्ट में सिर्फ हमारी देखें ना, गाड़ी है ना, गाड़ी, हम CD70, हमारी V8, हमारी मेट्रो बसेस, हमारी मेट्रो ट्रेन्स, रेलवे दुनिया का, हमारा एयरक्राफ्ट, एरियल ट्रांसपोर्ट जो है, आपका जो शिपिंग है, सारा ट्रेड दुनिया का 90% ट्रेड आपका जो है वो बेसिकली ओशंस के जरिए होता है। ये तो पता है ना, आपको पता होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन आपके ट्रांसपोर्ट का है। तो अब इनको जमा करें तो ये 90s में जा रहा है। तो तभी मैंने वो शुरू में कहा ना कि आज की डेट में जो एनवायरमेंटल इश्यूज दुनिया में फेस किए जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह जो है वो बेसिकली आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। आपने कहा कि जी एयर पोल्यूशन का एक बड़ा कॉज जो है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन है, राइट। पहले आपने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कोल है, डीजल है,
गैस। फिर आपने कहा जी इनकी बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, CO एक्सेट्रा इमिट होके एटमॉस्फेयर में ऐड होती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है। फिर आपने कहा जी इनकी कंबशन मल्टीपल लेवल्स पे कर रहे हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और ग्लोबल एमिशंस। और उसके ऊपर हमने IPCC के रेफरेंस को यूज करके ये सारे स्टैट्स भी कोट कर दिए थे।